हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग सो वेल। और आपने मेरी लास्ट की दोनों वीडियो देख ली होंगी, ऐसा मैं कंसिडर कर रही हूँ। तो बेटा आज की जो वीडियो होगी हमारी, तो आज जो है हम बात करने वाले हैं ऑन साइटोप्लाज्म। तो आज हम किसकी बात करेंगे? तो बेटा आज हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म की। किसकी बात कर रहे हैं? तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है साइटोप्लाज्म। तो लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियस ख़त्म किया, लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियस की बात कर ली, ठीक है। तो आज किसकी बात करेंगे? साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। तो आई होप अब तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा और आपको कोई भी डाउट नहीं है, ऐसा मैं कंसिडर कर रही हूँ। बट इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहीं पर भी आप मुझसे बात कर सकते हो, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो और आपका डाउट सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट। अब साइटोप्लाज्म देखने के लिए ना बेटा आपने हमेशा एक एक्सपेरिमेंट पढ़ी भी है आगे, कि आपने देखा था एक ऑनियन पील की एक्सपेरिमेंट की गई थी जिससे हमें सेल के बारे में पता चला था। एक और एक्सपेरिमेंट आपके टेक्स्ट बुक में कौन सी दी हुई है? तो एक और एक्सपेरिमेंट आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है चिक सेल। चिक सेल की अगर मैं बात करूँ तो चिक सेल क्या होता है बेटा? तो चिक सेल जो है ये हम सबके पास में होता है। हमारी जो टंग के जो साइड्स वाली जो लेयर होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? चिक बोलते हैं। तो इंटरनल जो पोर्शन होता है ना बेटा, इंटरनल पोर्शन में आपको क्या करना है? यू हैव टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। आपको क्या करना है? आपको किसी भी टूथ ब्रेक या किसी की भी हेल्प से आपको क्या करना है? वो पोर्शन को स्क्रैप करना है। और जब आप स्क्रैप करोगे उसके बाद में जब आप देखोगे तो आपको देखने मिलते हैं, क्या देखने को मिलेंगे? हर एक सेल जो है वो एनक्लोज होगा बाय दी सेल मेम्ब्रेन। हर एक सेल किसका एनक्लोज होता है? सेल मेम्ब्रेन। ये जो रीजन होता है, जो आपका साइटोप्लाज्म का रीजन होगा ना, उस सेल के अंदर ऐसी छोटी छोटी जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म बहुत ही कम एरिया लेने वाला है। अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करूँ तो साइटोप्लाज्म बेटा होता क्या है? तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड मटेरियल। साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रेजेंट कहाँ पे होगा बेटा? तो ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इसमें होता क्या है? साइटोप्लाज्म इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? साइटोप्लाज्म इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जितने भी सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, जितने भी आप सेल ऑर्गेनल की बात करो, वेदर इट कैन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेदर इट कैन बी गोल्गी बॉडीज, वेदर इट कैन बी माइटोकॉन्ड्रिया, वेदर इट कैन बी न्यूक्लियर, ये सब बेटा किसके रिलेटेड है? तो ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? तो ये सब प्रेजेंट होते हैं इस साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म में। इसीलिए जो है इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम ही प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक दोनों चीज़ें बता दी थी। तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बेटा, ये प्रोकैरियोट में नहीं प्रेजेंट होते हैं। दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट वेयर एज दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। अब ये क्यों होगा बेटा? क्योंकि देखो, अगर प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते तो प्रोकैरियोटिक में कैसे प्रेजेंट हो सकते थे? इनके पास में, प्रोकैरियोटिक के पास में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। तो हर एक ऑर्गन को एक बाउंड्री चाहिए होगी, तो वो बाउंड्री ही नहीं मिलेगी। तो ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। क्योंकि इनके पास में क्या है? तो इनके पास में बाउंड्री है। बाउंड्री का मतलब क्या हो गया? तो दे आर मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल। क्या होंगे ये? तो ये होते हैं मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल जो प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक में। अब एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में? तो वेरियस एग्जाम्पल है हमारे पास में। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है बेटा? वायरस। एक एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में? तो बच्चों एक एग्जाम्पल है आपका वायरस। वायरस के पास में बहुत सारे ऐसे मेम्ब्रेन्स नहीं होते, बट फिर भी वो क्या करता है? अब हमें पता है कि वायरस की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि वायरस जब तक जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आप लोगों के जैसा होता है वायरस। कैसे? तो अगर आपके सामने प्रिंसिपल है, ठीक है, आपके सामने प्रिंसिपल है या पेरेंट्स हैं, तो आप कैसे होते हो? बड़े ही शांत होते हो कि नहीं होते हो? शांत। करेक्ट। कब होते हो? जब आपके सामने प्रिंसिपल मैम खड़े हैं, प्रिंसिपल सर्स खड़े हैं या पेरेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये दोनों गए तो आप सिबलिंग्स मिले या फिर आप क्लासमेट्स मिले, तो आप क्या हो जाते हो? एक्टिव हो जाते हो। क्या होते हो? एक्टिव। तो वायरस भी बेटा इसी तरीके से होते हैं। इसी तरीके का मतलब क्या होता है कि वायरस जब तक
होस्ट बॉडी के बाहर है। कब है? होस्ट बॉडी के आउटसाइड है, मतलब कहाँ पे? एनवायरनमेंट में। जब तक वायरस एनवायरनमेंट में अकेले अकेले घूम रहा है ना बेटा, जब तक उसको कोई मिल नहीं रहा है उसके साथ में शैतानी करने के लिए, तब तक वो कुछ काम नहीं करता है। लेकिन जैसे ही वायरस ने किसी फ्रेंड को ढूंढा, मतलब किसी होस्ट बॉडी को ढूंढा, उसके अंदर गया और अंदर जाते ही वो क्या हो चुका है बेटा? तो वो हो चुका है एक्टिव, मतलब अब वो उछल कूद करने लगा है, जैसे आप प्री लेक्चर्स में करते हो, भाई बहन मिलते हो तब करते हो। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको अब क्या मिली है? एक फ्रीडम मिल गई है, तो आप उस फ्रीडम का पूरा फ़ायदा उठा लेते हो। करेक्ट? और ये जो वायरस होता है बेटा, इसकी जो सेल मशीनरी होती है ना, ये बड़ी ही एक्टिव होती है। सेल मशीनरी एक्टिव होने का मतलब क्या होता है कि वायरस जो है बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट्स, विद इन हम बोलेंगे कि 2 मिनट 4 मिनट के अंदर जो है ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है बेटा, उस टेक्स्ट बुक में आप देखो, इसके जो बाद वाला पेज है, पेज नंबर मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 55। तो पेज नंबर 55 पे बेटा एक टेबल दिया है आपको। टेबल जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का है। आपको ये टेबल क्या करना है? फिल करना है। आपको क्या करना है? फिल करना है ये टेबल, और फिल करके आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दे दोगे, या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप मुझे पिक्चर भी शेयर कर सकती हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, वो होगा आपका सेल ऑर्गेनल्स। अब तक हमने देखा कि सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, इधर है, ये है, वो है। तो अब हम इन डिटेल जो है इनके बारे में बात करने वाले हैं। अब हर एक सेल के पास में ना एक मेम्ब्रेन होती है। क्यों मेम्ब्रेन होगी? अब हमने पहले भी देखा है कि 2 रूम है अगर, तो एक रूम में अलग से बेडरूम है, एक रूम में हॉल है, इधर किचन है, ये डाइनिंग एरिया हो जाएगा, ये बालकनी एरिया हो गया। जबकि एक रूम ऐसा है जिसके पास में सिर्फ एक ऐसा डाइनिंग एरिया है, किचन ओपन है, बेडरूम है ही नहीं, बालकनी भी ठीक ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है बेटा? सेल ऑर्गेनल की ज़रूरत क्यों होगी? ताकि हर एक के पास में क्या हो? सेपरेट कंपार्टमेंट। क्या हो? सेपरेट कंपार्टमेंट। आजकल हम बड़ा ही ये टर्म यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज प्राइवेसी। आजकल हम सबको ही चाहिए होती है प्राइवेसी। तो बेटा ये जो यूकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं ना, इनको भी प्राइवेसी चाहिए होती है। तो ये हमने आज इन्वेंट नहीं किया है टर्म, ये टर्म कई सालों से चल रहा है। ये टर्म जब सेल बना है तब से ही चल रहा है कि सबको क्या चाहिए बेटा? तो सबको चाहिए प्राइवेसी। प्राइवेसी क्यों चाहिए बेटा? ताकि जो सबके फंक्शंस है ना वो प्रॉपर रहे। ये ऐसे ही होता है ना बेटा, अगर 2 बहनों को एक रूम दे दिया जाए तो 2 बहनें क्या करती हैं? आपस में लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है। ये दोनों का अलग अलग कमरा हो गया तो क्या होगा? कोई टेंशन ही नहीं है। तो सेम गोज विथ हियर ऑल्सो, सेल ऑर्गेनल के सेपरेट कंपोनेंट्स होते हैं। ये कंपोनेंट सेपरेट इसीलिए होते हैं ताकि इनकी जो है प्रॉपर जो है इनका कंटेंट वो उस तरीके से रह सके। जबकि अगर हम बात करें लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स की, तो इनके पास में कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ को अलग अलग रखने के लिए हम इनके पास में क्या बनाते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये जो एक्टिविटीज़ है बेटा, क्योंकि सबकी एक्टिविटी अलग होगी तो इसीलिए क्या किया जाता है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते हैं ताकि ये सब अलग अलग हो। ये एक फीचर है आपका यूकैरियोटिक सेल का। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, अलग कंपार्टमेंट्स और अलग प्रोसीजर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक सेपरेट फीचर होगा आपका। ये विजिबल कहाँ होंगे बेटा? तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखने को मिलता है। मैं अगर नॉर्मल सेल में अगर सोचूं कि मुझे ये सारे कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे तो पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल सेल में मुझे सेल ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलते हैं, वेदर इट कैन बी ER, वेदर इट कैन बी गोल्गी और कुछ भी। इसका मैंने एक अच्छा सा वीडियो बना के जो है आप चैनल पे अपलोड भी किया हुआ है, जहाँ पे मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रॉपर जो है आपको हर एक कंपार्टमेंट मैंने शो किए हैं। गोल्गी बॉडीज़ शो की है, माइटोकॉन्ड्रिया शो किया है, हर एक कंपार्टमेंट जो है एक अच्छा विजुअल मैंने आपको वहाँ पे 3D व्यू में शो किया हुआ है। तो उसको जाके देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट एग्जांपल अगर हम सेल ऑर्गेनल की बात करें जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गोल्गी बॉडीज और वी कैन सी गोल्गी अपैरेटस,
then we have lysosome, then mitochondria, प्लास्टिक्स। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन जो होता है ना बेटा सेल का, वो यहीं पे किया जाता है। सेल को पैकेजिंग करना है, सेल को ट्रांसफ़र करना है, न्यूट्रिएंट्स को भेजना है, ये सारा काम कहाँ पे किया जाता है? यहीं पे किया जाता है। तो एक वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस थिंग। तो वन बाय वन इफ वी आर गोइंग टू सी, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेटा शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा बेटा? ER। अब ER की अगर हम बात करें तो ER क्या होता है बेटा? तो ER इज अ लार्ज नेटवर्क। ER क्या है? तो ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स या हम बोल देंगे मेम्ब्रेन बाउंड शीट्स। तो ये क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि जब आपने ER का जो 3D व्यू भी देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि ER कुछ इस तरीके से जो है ER का एक पिक्चर व्यू होता है जहाँ पे ER कुछ इस तरीके से दिखता है। ये ER जो है ये क्या है? तो दिस इज़ लार्ज नेटवर्क। ये लार्ज नेटवर्क होता है शीट से बना हुआ। ER मेम्ब्रेन की बात करें तो ER मेम्ब्रेन जो है ये मोर और वर्ड सिमिलर होता है टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किससे सिमिलर होगा? तो सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है मोर और वर्ड। अगर हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बेटा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना मेजॉरिटी अगर मैं बोल रही हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये जो ER होता है बेटा, ये ER दो टाइप का होता है। एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होगा बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपने उस वीडियो में भी देखा होगा। रफ का मतलब क्या होता है बेटा? इनका जो सरफेस होगा ना, ये वाला जो सरफेस होता है, ये सरफेस पे जो है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं आपको। ये स्ट्रक्चर का क्या नाम होता है बेटा? तो दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज राइबोसोम। इन्हें हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम। तो अगर ER के सरफेस पे आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिला तो उसे हम बोलते हैं RER। उसे हम क्या बोलेंगे? RER। लेकिन अगर उस स्ट्रक्चर पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, नॉर्मल आपका ER प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से, तो वो होगा आपका SER। वो क्या होगा? SER। तो दिस इज द डिफरेंस। आपको डिफरेंस क्या याद रखना है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट होगा? राइबोसोम। यहाँ पे क्या होगा? नो राइबोसोम। यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए ये क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद में अगर हम फंक्शन वाइज भी बात करें तो फंक्शन की बात करेंगे तो ये जो फंक्शंस होता है इनका काम क्या होता है? तो ये जो है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये राइबोसोम क्या करवाता है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करवाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। तो ये किसके लिए प्रेजेंट है राइबोसोम? आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। वेरएज़ SER में जो राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है तो SER का रोल क्या होगा? तो SER विल मैन्युफैक्चर फैट एंड लिपिड्स। SER क्या करता है? SER मैन्युफैक्चर करता है फैट और लिपिड्स को। राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट है तो हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। राइबोसोम एब्सेंट है तो हमें क्या मिलेंगे? फैट एंड लिपिड्स मिलेंगे। यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जहाँ से ये दोनों प्रोसेस चलेंगे, ये प्रोसेस को बेटा बोला जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स भी होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपके एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब के लिए। तो ER जो है वो डिफरेंट सेल्स में अलग अलग दिखता है। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें बेटा तो स्ट्रक्चर जो है हर एक सेल में क्या करेगा? डिफर करता है। ER का स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ER का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा हर एक सेल में क्या होता है? डिफर होता है। इसका मेजॉरिटी फंक्शन की बात करेंगे बेटा तो फंक्शन क्या है? तो मेजॉरली इसका जो फंक्शन होता है ये क्या है? तो इट सर्व्स एज अ चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। किसके लिए काम करेगा ये? तो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है, बट सबसे ज़्यादा किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है ये बेटा? तो सबसे ज़्यादा ये प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट करवाएगा। किसका ट्रांसपोर्ट करवाएगा? प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट करवाएगा। कहाँ पे करवाता है? तो साइटोप्लाज्म में करवाएगा। साइटोप्लाज्म के साथ में अगर हम बोले तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी करवा सकता है, मतलब बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में भी ये क्या करवाएगा? ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द ER। SER का मेन रोल क्या होगा? तो अगर हम बोल रहे हैं SER की, तो SER का मेन रोल क्या होता है? भले ही इसके पास में राइबोसोम एब्सेंट होंगे बेटा, बट इसका मेन रोल ये होता है कि जो भी हम पॉइजन हो जाता है हमें, या जो भी हम ड्रग्स लेते हैं, तो उनको डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है SER। मतलब किसका
डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। ड्रग्स एंड पॉइजन, तो बॉडी में अगर कुछ पॉइजन हो गया है, सेल में कुछ पॉइजन हो गया है, हम ड्रग्स लेते हैं तो ड्रग्स का कुछ साइड इफेक्ट हो गया है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम किसका होता है बेटा? SER का होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। हमने आज के टॉपिक में हमने क्या कंप्लीट किया, तो हमने जो है सेल ऑर्गेनल की बात की है। सेल ऑर्गेनल के बाद में हमने क्या देखा, हमने उससे पहले जो है क्या बात की थी, सेल ऑर्गेनल के पहले हमने साइटोप्लाज्म की बात की। तो 2 टॉपिक हमने यहाँ पे ख़त्म किए। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, वहाँ पे हम बात करेंगे गोल्गी apparatus के लिए। तो आई होप यहाँ